दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 के प्रैक्टिस सेट में एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं प्रिपेयर यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 145(3) के अनुसार न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो ऐसे मामले को तय करने के उद्देश्य से बैठती है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कानूनी प्रश्न है अथवा अनुच्छेद 143 से संबंधित कोई भी सुनवाई है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 9। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अनुच्छेद 145(3) में है क्या। अनुच्छेद 145(3) के अनुसार निम्न मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी। 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा है वो तो सही है। अब किन मामलों की सुनवाई की जाएगी वो भी सुन लेते हैं। नंबर 1, वे मामले जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। नंबर 2, वे मामले जो अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए निर्देशित किए गए हैं। यानी कि अगर ऐसे कोई मामले हैं तो जो न्यूनतम संख्या होगी न्यायाधीशों की वो 5 होगी। कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ ही ऐसे मामलों की सुनवाई करेगी। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 310 संबंधित है। ऑप्शन ए, सिविल सेवकों के संदर्भ में अप्रत्यक्षताओं और उपकरणों का सिद्धांत। ऑप्शन बी, सिविल सेवकों के संदर्भ में वैध अपेक्षा का सिद्धांत। ऑप्शन सी, सिविल सेवकों के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। ऑप्शन डी, सिविल सेवकों के संदर्भ में खुशी सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिविल सेवकों के संदर्भ में खुशी सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। अगला प्रश्न है, चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त जानने का अधिकार है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(1)(a। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 और ऑप्शन डी, अनुच्छेद 13। अब हम देख लेते हैं कि सब में है क्या। अनुच्छेद 20 दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना। यानी जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(1)(a। अगला प्रश्न है, इंडिया जो कि भारत है एक संघीय राष्ट्र है, क्वासी संघीय राष्ट्र है, राज्यों का संघ है, एक विशेष प्रकार का एकात्मक राष्ट्र है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, संसद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 323(b), ऑप्शन बी, अनुच्छेद 323(a), ऑप्शन सी, अनुच्छेद 223, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 323। अब देखिए वहां पर कंफ्यूजन ये होगा, अगर आपने 323 कर लिया है तो 323(a) है कि बी है या 323 है, इसी में कंफ्यूजन होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अनुच्छेद 323 में क्या है। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन है। अनुच्छेद 323(a) प्रशासनिक न्यायाधिकरण है। अनुच्छेद 323(b) अन्य विषयों के लिए अधिकरण है और अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 323(a। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में विचार अभिव्यक्ति से पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शब्द आते हैं। ऑप्शन ए, स्थिति और अवसर की। ऑप्शन बी, विचारधारा, अभिव्यक्ति, धारणा, आस्था और पूजा की। ऑप्शन सी, व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देना। ऑप्शन डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न है, जीएसटी से संबंधित प्रविष्टि संविधान में इसके अंतर्गत की गई है। ऑप्शन ए, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा, और यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 279(a) के तहत जीएसटी परिषद को किसके द्वारा गठित किया जाता है। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। ऑप्शन बी, राज्य के सम्मानित राज्यपाल।
ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संघ और राज्यों का सामूहिक निकाय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किसने कहा लोकतंत्रात्मक शासन जनता का जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन होता है? ऑप्शन ए वॉल्टेयर, ऑप्शन बी लुई, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न है, किसने कहा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करते हैं? ऑप्शन ए प्रोफेसर कार्बिन, ऑप्शन बी प्रोफेसर हेनरी, ऑप्शन सी प्रोफेसर मार्ले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोफेसर कार्बिन। अगला प्रश्न है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 का वह कौन सा प्रावधान है जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए धारा 161, ऑप्शन बी धारा 164, ऑप्शन सी धारा 164 ए, ऑप्शन डी धारा 165। धारा 161 पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा है। धारा 164 मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृतियों और कथनों का अभिलिखित करना है। धारा 164 ए बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा है और धारा 165 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी धारा 164। यानी 164 में क्या है, 164 जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत की जा सकती है? ऑप्शन ए 83, ऑप्शन बी 82, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 86। तो देख लेते हैं कि धारा 83 में क्या है। तो धारा 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की है, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 83। धारा 82 फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा है। 85 कुर्की की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय या वापस करना। 86 में है कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 83। दोस्तों, यद्यपि सभी प्रश्नों की जांच सावधानी पूर्वक कर ली गई है, फिर भी आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रश्नों की जांच सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस प्रैक्टिस सीरीज से आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।